एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 में 15 टॉपिक दिए गए हैं। इन सभी टॉपिक्स पे आने वाले 7 दिन के अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग में क्या इम्पोर्टेंट इसकी शक्तियाँ हैं, कहाँ से इसका गठन किया गया है, कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो कंप्लीट बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद और भाग के अंतर्गत दिया गया है। तो भाग 15 संविधान के और अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। संविधान के अंतर्गत लिखा गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। इसके कार्य क्या हैं, तो मुख्य तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुख्य तौर पे जो चुनाव आयोजित कराने के अधिकार हैं वो हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये 6 प्रकार के चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। 7वें किसी भी प्रकार के चुनाव को इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चुनाव है जो इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। आगे हम बात करें 25 जनवरी 1950, यह वह तारीख है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से हम 25 जनवरी को जो जानते हैं वो 2011 से शुरुआत की गई। संरचना की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पास मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो रेड कलर के सर्कल के अंदर जितने भी नंबर लिखे गए होंगे ये आप समझ जाइएगा, ये आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये काम किए गए। तो 324 के अंतर्गत संरचना आता है। संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, अभी का जो स्वरूप है जिसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष जो होता है वो CEC रैंक का होता है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रैंक का होता है। वहीं सदस्य जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर रैंक के होते हैं। तो यहाँ पास भारत निर्वाचन आयोग का गठन करने के बाद उसको यह बता दिया गया कि भैया आप ही सबसे बड़े हो, भारत में जितने भी निर्वाचन होंगे आपके देख रेख में होंगे। साथ में अध्यक्षों की संख्या उनको बता दी गई, सदस्यों की संख्या बता दी गई। 61वें संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक निर्णय लिया गया कि जो कम से कम एज है, अभी तक जो 21 साल चली आ रही थी उसको घटा करके 18 साल किया गया। इसके बाद समझ में आया, क्योंकि हमेशा से जो संरचना है उसमें सिर्फ एक ही अध्यक्ष हुआ करता था, मात्र एक। लेकिन जब यहाँ पास 21 से घटा करके 18 एज कर दी गई तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि वोटर्स की संख्या बहुत बढ़ने वाली है और एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। तब इसको 3 मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग कितनी मेंबर्ड बॉडी है, तो अभी के हिसाब से ये 3 मेंबर्ड बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 21 से जो 18 साल एज कर दी गई थी, यही वयस्क मताधिकार है। और 1989 में ये संविधान संशोधन लाया गया था। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो 326 आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बोला गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया है अन्य परीक्षाओं में, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं आगे। तो प्रथम हमारे फर्स्ट जो CEC हैं वो हैं सुकुमार सेन। अभी के CEC करंट में जो चल रहे हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। अगर पूछा जाए सुनील अरोड़ा किस क्रमांक के कौन से नंबर के CEC हैं, तो याद रखिएगा 23वें नंबर के CEC हैं। नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना, मतलब जो अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो रेजिग्नेशन त्यागपत्र किसको दे सकते हैं। और अगर हटाना है, हटाने के कई रीज़न होते हैं कि साबित कदाचार, अगर वो कोई और जॉब कर रहे हैं, या करप्शन हो गया, या दिवालिया घोषित हो गए, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर उनको हटाया जाता है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये 324 अनुच्छेद के अंतर्गत है। कौन हटा सकता है, या रेजिग्नेशन किसको देंगे वो, या फिर अपॉइंट कौन करेगा, तो ये टॉपिक आप हमेशा याद रखिएगा।
जो अपॉइंट करता है हमेशा रेजिग्नेशन उसी को दिया जाता है, और रिमूव करने की जो पावर्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पास सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं हटा सकता क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पद है, और राष्ट्रपति अपने आप इसको हटा दे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के, उस तरीके से CEC को, अध्यक्ष को हटाया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग की। अब सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने की प्रक्रिया आप जानते हैं कितनी जटिल है। यहाँ पास आपको विशेष बहुमत चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, उसके बाद ही आप हटा सकते हैं। आगे निर्वाचन आयुक्त अधिनियम लाया गया 1991 में। इस अधिनियम को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब आर्टिकल में सारी डिटेल दी गई थी तो इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता कुछ इस तरीके से पड़ी कि वहाँ यह तो बोल दिया गया कि योग्यता या अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन क्या योग्यता है, किस तरीके से कार्य करेगा, एज लिमिट क्या होगी, किस मतलब टेन्योर क्या रहेगा, पदावधि कब तक काम कर सकते हैं, इन सब के बारे में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। साथ में सैलरी क्या होंगे, वेतन भत्ते क्या होंगे, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं बताई गई थी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया कि 3 मेंबर, जिसमें जो तीनों मेंबर होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते पाएंगे, ठीक है। साथ में उनका जो एज लिमिट होगा वो 6 वर्ष तक वो अपने पद पे रह सकेंगे, और 65 वर्ष मतलब या तो 6 वर्ष उनका कंप्लीट हो जाए या तो उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, इन दोनों ही केस में उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। दोबारा नहीं बन सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा, वह दोबारा तो नहीं बन सकते लेकिन अपने से उच्च पद पे बन सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भारत निर्वाचन आयोग का मेंबर जो होगा वो अध्यक्ष बन सकता है। वहीं साथ में जैसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का अगर कोई अध्यक्ष है तो वह जा करके भारत निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, मतलब अपने से ऊपर वाले पद पे वह जा सकता है। इसके अलावा 65 वर्ष के बाद जब उसको बाहर कर दिया जाएगा, उससे उसका पद छीन लिया जाएगा, तो उसके बाद वह किसी भी अन्य पद पे भारत सरकार के नहीं रह सकता या फिर कोई भी अन्य लाभ नहीं ले सकता है। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला है ईवीएम। हम डेली बेसिस पे सुनते रहते हैं, जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम हैक हो गई, तो ईवीएम आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का जो सर्वप्रथम दोस्तों उपयोग किया गया था वो किया गया था केरल के एक पारूर विधानसभा क्षेत्र में, और लोकसभा में 2004 से ही इसका लगातार बड़े तौर पे यूज किया जा रहा है कम्प्लीटली। उसके पहले यूज नहीं किया जा रहा था, बस इसको ट्राई किया गया था केरल में। साथ में वीवीपैट बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसमें से सवाल आराम से बन सकता है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल क्या है ये? तो ये एक तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते हैं तो उसी तरीके से एक पर्ची का जो वोट आप डालते हैं साथ में निकलती है। उस पर्ची में ये लिखा होता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। जब आपके चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो जो अपने अधिकारी होते हैं आईएएस के अंडर पे जितने भी होते हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो चुनाव को हेल्ड करवाते हैं, वो फिर मैनुअली गिनते हैं कि कितने वोट पड़े हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो ये मेन इसका काम है। तो सबसे पहली बार नागालैंड के नॉक्सन क्षेत्र में, नॉक्सन जगह है कोई, वहाँ पर इसका यूज किया गया था वीवीपैट का। गोवा में पूर्णतः उपयोग किया गया पहली बार, गोवा में सबसे फर्स्ट टाइम कम्प्लीटली यूज किया गया था वीवीपैट का, उसके द्वारा ही चुनाव किए गए थे, और 2019 के लोकसभा में भी इसका उपयोग कराया गया था। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जो करंट से आप मान सकते हैं ये करंट के सवाल में से आता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि सी विजिल के नाम से है। इस ऐप के तहत आप क्या कर सकते हैं मैं वो बताता हूँ। अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हो रही है या वोटर्स को कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो इस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो कि सीधा भारत निर्वाचन आयोग तक पहुँचाई जाएगी। आगे एक ये बस नॉर्मल से आप याद रख लीजिए, स्वीप एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग ने जिसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन, इसका मेन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है।
तो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमने बात किया, जहाँ से सवाल बन सकते हैं। इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल्स मैं लेकर के नहीं आया हूँ, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे 1-2 दिन पहले भी अगर आप इस वीडियो को टच करें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।